नमस्कार दोस्तों, मैं अमन तिवारी और आप सबका स्वागत करते हैं द क्लासरूम शिक्षा में। आज की क्लास में हम लोग जो प्रेजेंट में यूनियन बजट प्रेजेंट किया गया था, जो कि 2026-27 का यूनियन बजट है, उससे रिलेटेड जो भी बिग अनाउंसमेंट है, आज की क्लास में हम लोग वो चर्चा करने वाले हैं। विस्तार से देखेंगे कि किस वर्ग के लिए, किस सेक्टर के लिए इस बजट में अच्छा दिया गया है और कौन सा सेक्टर में ये बजट कुछ अच्छा नहीं कर पाया। तो इसका पूरा एनालिसिस आज की क्लास में हम लोग करेंगे। पूरे क्लास में इन तक आप बने रहिएगा। ये पूरे क्लास जो है, हमारे इस क्लास का जो एजेंडा रहेगा, पहले तो हम थोड़ा इस बार के जो यूनियन बजट का हम थियोरेटिकल नहीं ले रहे हैं इस क्लास में। हम इस क्लास में ओनली जो बजट आया है उसी का एनालिसिस करेंगे। तो पहले थोड़ा इंट्रोडक्टरी चलाएंगे कि आखिर इस बजट में हुआ क्या है, क्या क्या सरकार क्या रखी है, थीम क्या रखी है इस बजट का। तो ये सारा चीज पहले हम लोग इंट्रोडक्शन में देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि ये जो इस बार के बजट में पिलर्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या क्या सरकार ने रखा है। मतलब सरकार तो पहला क्या रहेगा कि इंट्रोडक्टरी की बेसिक क्या बजट में बताया गया है, थीम क्या है बजट का। फिर हम लोग चलेंगे कि बजट के दौरान जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की इस बार बात की गई है, उसका कौन कौन से पिलर के बारे में सरकार ने चर्चा की है इस बार के बजट में। फिर हम लोग फिस्कल डेटा, जो कि बजट का मुख्य हिस्सा होता है। बजट होता ही है सरकार के द्वारा निकाला गया रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर का डेटा। तो ये सारा फिस्कल डेटा के अंतर्गत आता है। तो लास्ट में हम लोग देखेंगे ये सभी डेटा कि रिसिप्ट कितना रहा, एक्सपेंडिचर रहा कितना रहा, बजट का साइज कितना रहा, ये सब कुछ हम लोग एंड में देखेंगे। तो आप लोग क्लास में अंत तक जरूर बने रहिएगा। पहला जो स्टार्ट होता है बजट का, वो है कि इकोनॉमिक ट्रेजेक्टरी। मतलब इस बार का बजट का थीम ही है इकोनॉमिक ट्रेजेक्टरी। मतलब इकोनॉमिक को एक तरह का पुश देना है। पुश किस तरह का देना है और एम क्या है। तो बजट जो कहता है कि हमको बनाना क्या है, विकसित भारत बनाना है। मतलब एक डेवलप्ड इंडिया बनाना है। और वो डेवलप्ड इंडिया किस प्रकार का दिखेगा, तो कह रहा है सरकार कि बैलेंसिंग एम्बिशन को बैलेंस करना है किस चीज से, इंक्लूजन से। अर्थात इसी का मतलब हो गया कि हमें किस चीज पे काम करना है, ग्रोथ और साथ साथ डेवलपमेंट। यानी ग्रोथ और डेवलपमेंट को साथ साथ इस बार की गवर्नमेंट लेकर चलने वाली है अपने बजट के अनुसार। ठीक है, तो एम्बिशन को इंक्लूजन के साथ बैलेंस करके चलेगी। ये और भी एक बात कहती है कि ये जो एक्शन करेगी वो एम्बिवेलेंस से ऊपर होगा। मतलब एम्बिवेलेंस क्या, मतलब जो भी एक्शन होगा वो क्लियर एक्शन होगा और जो भी टारगेट है उसको हिट करने के लिए होगा। इस प्रकार का एक्शन इस बार के बजट के द्वारा बताया गया है। फिर क्या बात कह रहा है कि रिफॉर्म पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है रेटोरिक से ज्यादा। मतलब कहीं सुनी बस बात नहीं होगी, ऐसी कोई बात नहीं होगी कि बस कह दी गई उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ, बल्कि रिफॉर्म के बेसिस पर इस बार काम किया जाएगा। फिर क्या होगा, पीपल ओवर पॉपुलिज्म। मतलब क्या कि हम लोग बस ऐसा ध्यान नहीं देंगे कि फ्री का कुछ दे रहे हैं बस लोगों को खुश करने के लिए, बल्कि हमारा ध्यान रहेगा कि रियल में पीपल का डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं, पीपल में ग्रोथ हो रहा है कि नहीं, उनका ह्यूमन डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं। तो इस रूप में इन सब एरियाज को एज ए थीम इस बार बजट में लिया गया है। अब हम लोग बात करते हैं कि इस बार का बजट जो विकसित भारत को अपना एम्बिशन बना के रखी है, यानी कि एम बना के रखी है, वो किस प्रकार वो अचीव करेगी। तो गवर्नमेंट ये कह रही है कि ये जो विकसित भारत है वो मुख्य चार तरीके से अचीव की जाएगी। पहला क्या कि हम लोग पूरे इकोनॉमी में एक तरह का स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करेंगे। दूसरा क्या, एक फिस्कल डिसिप्लिन हम लोग बनाएंगे कि अपना जो हमारा डेफिसिट हो कम हो, हम ज़्यादा से ज़्यादा अपना रिसिप्ट बढ़ा सके, अपने एक्सपेंडिचर को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव बना सके। तो अपने फिजिकल डिसिप्लिन पे हम लोग ज़्यादा ध्यान देंगे। फिर एक सस्टेन्ड ग्रोथ, मतलब ग्रोथ तो होता ही है लेकिन ग्रोथ सस्टेनेबल कैसे हो सकता है, तो उसकी भी बात इस बार के बजट में होने वाली है। साथ साथ बजट में एक बहुत जो मुद्दा होता है डेवलपिंग कंट्री के साथ, वो होता है इन्फ्लेशन का मुद्दा। इन्फ्लेशन ज्यादा ना रहे, जिससे इन्फ्लेशन अगर ज्यादा होता है तो आम आदमी पे ज्यादा प्रेशर होता है। तो ग्रोथ तो होता है लेकिन आम आदमी बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। इसलिए एक ये भी चीज इस बार लिया गया है कि इन्फ्लेशन भी मॉडरेट स्थिति में हो, भले ग्रोथ हम लोग एक सर्टेन ग्रोथ रेट अचीव करें। तो इसीलिए
गवर्नमेंट ने कहा कि जो हमारा ये विकसित भारत यानी डेवलप्ड इंडिया है, उसके लिए जो हमको ग्रोथ रेट अचीव करना होगा वो करना होगा अराउंड 7% का। मतलब इस बार का गवर्नमेंट ये अपने ग्रोथ रेट का भी टारगेट फिक्स की है कि 7% के अराउंड हमको ग्रोथ रेट फिक्स करना है, इसको मतलब सस्टेनेबल बनाना है 7% के बराबर। और वो कैसे करेगी, उसका क्या क्या एरिया रहेगा जिसपे वो मेनली फोकस करेगी, तो वो कह रही है कि हम क्या करेंगे, मेनली एनर्जी सिक्योरिटी पे इस बार अपना ध्यान देंगे। आप लोगों को पता होगा कि जैसे ईरान और अमेरिका के साथ वॉर चल रहा, अभी वेनेजुएला का क्राइसिस हुआ था, तो इन सब सिचुएशन में हमारा इंडियन गवर्नमेंट के सामने क्या समस्या हो रहा है कि ऑयल की समस्या हो रही है कि वो तेल कहाँ से आयात करे। तो इस वजह से गवर्नमेंट का इस बार का मुख्य जो ध्यान देने वाला हिस्सा रहा है वो एनर्जी का सिक्योरिटी रहा है। फिर क्या कह रहा है कि हमको क्या करना है, अपने डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग के कैपेसिटी को इन्हांस करना है। मैन्युफैक्चरिंग कैसे अपने आप सेल्फ डिपेंडेंट हम लोग हो सके मैन्युफैक्चरिंग के एरिया में, तो वो भी इस बार के बजट में हम लोग को मुख्य फोकस के रूप में देखा गया है। फिर क्या कहे हैं कि जो भी हमारा बजट होगा वो सिटीजन बेनिफिट होगा, मतलब इस प्रकार का हम लोग स्कीम लाएंगे, इस प्रकार का पॉलिसी लाएंगे जो कि डायरेक्टली सिटीजन के लिए हो, डायरेक्टली सिटीजन के बेनिफिट के लिए हो। ठीक है, फिर एक स्ट्रॉन्ग इस बार का क्या है, स्ट्रॉन्ग थ्रस्ट ऑन पब्लिक इन्वेस्टमेंट। इस बार देखिए गवर्नमेंट हमेशा सोचती है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को कैसे बढ़ाया जाए, लेकिन इस बार के बजट में क्या कहा गया है कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट पे मेन फोकस रहेगा, यानी पब्लिक इन्वेस्टमेंट को भी हम लोग को बढ़ाना है इस बार। ठीक है, फिर क्या कह रही है, मॉनेटरी स्टेबिलिटी, मतलब कि जो हम लोग बात कहें इन्फ्लेशन को, कि हमको इन्फ्लेशन को भी मॉडरेट रखना है एक ग्रोथ रेट के साथ, तो वो कैसे होगा, जब मॉनेटरी स्टेबिलिटी आएगी तब हम लोग क्या करेंगे, अपने इन्फ्लेशन को अपने रेंज में रख पाएंगे, जो कि हमारा रेंज है 2% से लेके 6% तक। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, फिस्कल प्रूडेंस, मतलब क्या कि फिस्कल डिसिप्लिन, ये जो बात कहा है कि हम लोग ग्रोथ तो अचीव करना है, लेकिन उसमें कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग बहुत ज्यादा डेप्ट में हो जाए, बहुत ज्यादा घाटे में आ जाए, तो इस चीज का भी ध्यान देना है। तो इस वजह से इन्होंने फिस्कल प्रूडेंस को भी इस पूरे ग्रोथ रेट को अचीव करने में ये एक महत्वपूर्ण सेक्टर माना है कि ये भी हमको करना है। फिर क्या, फार रीचिंग स्ट्रक्चरल रिफॉर्म। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मतलब क्या कि जितने भी हमारे सेक्टर ऑफ इकोनॉमीज है, वो चाहे प्राइमरी सेक्टर हो, सेकेंडरी सेक्टर हो या टर्शियरी सेक्टर हो, इन सब सेक्टर में हमें क्या करना है, ऐसे रिफॉर्म लाने हैं जिससे कि ये सेक्टर और अच्छे से ग्रो करे और जो ग्रो हो वो सस्टेनेबल हो। तो ये भी इस बार के बजट में मुख्य एरिया रहा है। फिर का एक इंपॉर्टेंट जो एरिया है वो रिड्यूस्ड इंपोर्ट डिपेंडेंसी। जिस प्रकार का इस बार का ग्लोबल अनसर्टेनिटी देखने को मिला है, जैसे बहुत जगह वॉर सिचुएशन बनी रही, वॉर की वजह से जो ग्लोबल पॉलिसीज रही है, बार बार भारत के साथ ऐसा सिचुएशन आया है जब भारत को ये जबरदस्ती कहा गया है कि आप ऑयल यहाँ से इंपोर्ट करिए, यहाँ से इंपोर्ट नहीं करिए। तो इन सब सिचुएशन में हम लोग को क्या करना चाहिए, या अगर सप्लाई चेन का भी डिस्ट्रप्शन की बात करें तो इन सब सिचुएशन में भी हम लोग को क्या होना पड़ेगा, इंपोर्ट डिपेंडेंसी को रिड्यूस करना पड़ेगा। हमको अपने देश में ही एक तरह का सेल्फ डिपेंडेंसी वाला सिचुएशन क्रिएट करना पड़ेगा। तो इन सब चीजों को मिला के जब हम लोग एक साथ देखेंगे तब हम लोग क्या कर पाएंगे, एक हाई ग्रोथ को जो कि 7% के टारगेट के साथ भारत सरकार चलेगी, तो वो हम लोग अचीव कर पाएंगे। तो ये एक मोटा मोटी इस बार का बजट का थीम रहा। अब हम लोग बात करते हैं, ये जो बजट रहा है ना, ये बजट भारत बोल रही है, भारत सरकार ये बोल रही है कि ये युवा शक्ति ड्रिवन क्या रहेगा, बजट रहेगा। मतलब इस बार के बजट में यूथ पे ज्यादा ध्यान रहेगा, यूथ से रिलेटेड जो पॉलिसीज हैं, जो रिफॉर्म है, उस पे ज्यादा ध्यान दिया गया इस बार के बजट में। और उससे भी पहले एक बात ये याद रखने के लिए है, ये पहला बजट है जो कि कर्तव्य भवन में प्रिपेयर हुआ है। कर्तव्य भवन जो कि अभी नया नया बना हुआ है, उसमें बनने वाला ये पहला बजट है, इसलिए भी बजट 2026-27 बहुत ही ज्यादा हिस्टोरिकल रहने वाला है। ठीक है, और इस बजट में 3 कर्तव्य की बात की गई है। मतलब ये इस बजट में जो भारत सरकार है वो 3 कर्तव्य को फॉलो करने की बात कर रही है। वही ये कर्तव्य क्या है, वही थीम जो हमने पहले स्लाइड में चर्चा किया था, उसी को 3 कर्तव्य में बांट के देख रही है। पहला कर्तव्य क्या होगा गवर्नमेंट का कि एक्सेलरेट करना है और साथ साथ सस्टेन भी करना है। मतलब एक्सेलरेशन भी चाहिए और सस्टेनेबल भी चाहिए,
इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि ग्रोथ अचीव करना है और उसको सस्टेनेबल भी बनाना है। दूसरा क्या कर्तव्य रहेगा, फुलफिल करना है एस्पिरेंट किसका, पीपल का, एंड उसके कैपेसिटी को बढ़ाना है, मतलब पीपल को उनके ह्यूमन डेवलपमेंट पे ध्यान देना है, मतलब ऐसा ग्रोथ हो जिसके साथ साथ ह्यूमन का भी डेवलपमेंट हो, उस पे भी ध्यान देना है। ये रहेगा दूसरा कर्तव्य, ठीक है। तीसरा कर्तव्य क्या है, ये अलाइन विद द विजन ऑफ सबका साथ सबका विकास। सबके साथ और सबका विकास के जो पॉलिसी रही है गवर्नमेंट को, उसको अलाइन करके ये कह रहे हैं कि सभी फैमिली, सभी कम्युनिटी, सभी रीजन, सभी सेक्टर को एक्सेस हो, एक्सेसिबिलिटी हो, किस चीज का, रिसोर्सेज का, एम्यूनिटीज का, अपॉर्चुनिटीज का। जिस अगर ऐसा सिचुएशन बनता है कि सभी को रिसोर्सेज, एम्यूनिटीज और अपॉर्चुनिटीज का एक प्रकार का मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको मिलता है, रिसोर्सेज का जो अवेलेबिलिटी है सबको इक्वल रहता है, उस केस में सारे लोग बराबर भागीदारी निभा पाते हैं पूरे भारत के ग्रोथ में। तो ये 3 कर्तव्य भारत सरकार लेके चल रही है इस बार के बजट के द्वारा। अब हम लोग बात करते हैं पिलर्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जैसे गवर्नमेंट की थीम की हमने चर्चा कर लिया कि वो उसका मेन फोकस है ग्रोथ, और ग्रोथ के साथ साथ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट किसका, ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का इसका टारगेट है, उसने क्या किया है, कुछ पिलर डिसाइड कर लिया है, कुछ पिलर बनाया है कि इस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए हम कुछ पिलर बना रहे हैं। वो कौन कौन सा पिलर होगा, जिसमें पहला क्या है, सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब जो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ होगा वो सस्टेनेबल होना चाहिए, तभी हम लोग क्या करेंगे, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हमारा बेहतर हो सकता है। दूसरा, स्ट्रेंथनिंग द फाउंडेशन ऑफ ग्रोथ। फाउंडेशन ऑफ ग्रोथ जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना, अर्बनाइजेशन बेहतर करना, तो ये सब क्या होगा, दूसरा हमारा पिलर होता है स्ट्रेंथनिंग द फाउंडेशन ऑफ ग्रोथ, ये हमारा पहला रहा, ठीक है। तीसरा क्या होगा, तीसरा होगा पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट, मतलब ऐसा डेवलपमेंट करना है जो कि पीपल सेंट्रिक हो, ठीक है। चौथा इसका पिलर होगा ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस, हमको क्रिएट करना है, मतलब ऐसा गवर्नमेंट रहे जिसमें लोगों को ट्रस्ट हो गवर्नमेंट पे, तो इस तरह का हमको पॉलिसी बनाना है। फिर क्या कह रही है गवर्नमेंट कि हमको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड ईज ऑफ लिविंग पे ध्यान देना है। तो ये 5वां पिलर है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। फिर छठा इसका पिलर क्या है, फिस्कल मैटर, मतलब कि गवर्नमेंट इस बार अपने फिस्कल कैपेसिटी या फिस्कल सिचुएशन को मेजरली फोकस करने की कोशिश कर रही है कि हम डेप्ट कम कर सके, जीडीपी टू डेप्ट रेशियो को कम कर सके। तो इस प्रकार से 6 पिलर मिला के तब हम लोग एक बेहतर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अचीव करने वाले हैं। अब हम लोग एक एक पिलर को बारी बारी से देखते हैं। पहला पिलर है सस्टेनिंग इकोनॉमिक ग्रोथ को हमको सस्टेनेबल बनाना है, तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे ये हम लोग देखते हैं। तो इकोनॉमिक ग्रोथ को सस्टेनेबल बनाने के लिए जिस प्रकार हम लोग जानते हैं कि पूरे इकोनॉमी में 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर। तो मैन्युफैक्चरिंग को इस गवर्नमेंट का ध्यान मैन्युफैक्चरिंग को है। मैन्युफैक्चरिंग में क्या कर रही है, इसको स्ट्रेटेजिक बनाना है एंड फ्रंटियर सेक्टर का नाम दे दिया मैन्युफैक्चरिंग को। और मैन्युफैक्चरिंग किस में आता है, सेकेंडरी सेक्टर में आता है। यानी कि इस बार के बजट में मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो गवर्नमेंट ने लाया है वो कुछ इस प्रकार स्क्रीन में दिया गया है। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि इस बार सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 स्टार्ट किया जाएगा इस बार के बजट से, यानी कि इस बार के फाइनेंशियल ईयर में। फिर क्या, ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, स्कीम फॉर रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट रिसर्च, माइनिंग, प्रोसेसिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग, मतलब रेयर अर्थ के लिए, रेयर अर्थ जो एलिमेंट है उसके लिए भी एक अलग से स्कीम लाया गया है इस बार के बजट में। फिर क्या बात कही गई है, 3 जो होगा 3 डेडिकेटेड केमिकल पार्क्स बनाए जाएंगे, जो कि केमिकल का जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है उसको और बूस्ट करने के लिए हम लोग 3 डेडिकेटेड केमिकल पार्क्स बनाएंगे। फिर क्या कह रहे हैं, डेडिकेटेड इनिशिएटिव फॉर मैन्युफैक्चरिंग स्पोर्ट्स गुड बनाने के लिए, मतलब स्पोर्ट्स के सेक्टर में भी अब हम लोग अपने आप को बूस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो स्पोर्ट्स गुड्स का भी बनाने के लिए हम लोग एक डेडिकेटेड उसमें पूरा एरिया उसके लिए एलोकेट करेंगे, और उसके अनुसार जो भी मैन्युफैक्चरिंग में सेक्टर है या जो भी फैक्ट्रीज लगने वाली जो भी कंपनी है उसके लिए हम लोग ध्यान देंगे। फिर क्या कह रहा है, स्कीम ऐसा लाया जाएगा जो क्लस्टर, इकोनॉमिक क्लस्टर बनाया जाएगा। कितने, 200 इकोनॉमिक क्लस्टर को रिवाइव करने की कोशिश की जाएगी इस बार के फाइनेंशियल ईयर में। फिर क्या करें, स्टैंडिंग डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को स्ट्रेंथन करना है। हाई वैल्यू एंड टेक्नोलॉजिकली एडवांस कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट,
जैसा कि हम लोग को पता होगा कि कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट के लिए हम अभी भी विदेशों पर बहुत ज्यादा निर्भर है, तो उसके लिए भी अब हम लोग डोमेस्टिक उसके मैन्युफैक्चरिंग पे ध्यान देंगे, उसके लिए भी इस बार के फाइनेंशियल ईयर में ध्यान दिया जाएगा। फिर हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक का कंपोनेंट, मतलब इलेक्ट्रॉनिक का कंपोनेंट, यहाँ देखिए यहाँ हम लोग सेमीकंडक्टर के लिए भी मिशन ला रहे हैं और साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के लिए भी इस बार स्कीम ला रहे हैं इस बार के फाइनेंशियल ईयर में। फिर टेक्सटाइल पे भी मेन फोकस किया गया, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम लाया जाएगा टेक्सटाइल के लिए। फिर कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग, कंटेनर का यूज कहाँ पे होता है, जब हम लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, तो उसके लिए भी जो कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग होता है उसके लिए भी एक स्पेशल स्कीम लाई जाएगी इस बार के फाइनेंशियल ईयर में। ये देखिए हाईटेक टूल रूम इन सीपीएसई, सीपीएसई क्या है, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर यूनिट, तो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में हाईटेक टूल रूम बनाया जाएगा, मतलब जो जो यूज किए जाते हैं मशीन्स वगैरह इंटरप्राइजेस में, उसके लिए एक अलग हाईटेक रूम बनाया जाएगा, ठीक है। फिर एक बायोफार्मा शक्ति बनाया जाएगा, बायोफार्मा शक्ति मतलब फार्मास्यूटिकल के क्षेत्र में भी हम लोग पहले ही से आगे हैं, उसको और इनहांस, उसको और पुष्ट करने के लिए हम लोग बायोफार्मा शक्ति बनाने वाले हैं। तो इस प्रकार से मैन्युफैक्चरिंग को एक तरह से स्ट्रेटेजिकली गवर्नमेंट यूज करना चाहती है और उसके लिए जो इंपॉर्टेंट जैसे सेमीकंडक्टर मिशन है, टेक्सटाइल के लिए है, कंटेनर के लिए, इलेक्ट्रिक्स कंपोनेंट के लिए, तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए वो इस बार का बजट लाई है। फिर हम लोग देखेंगे एमएसएमईज, ये भी सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में जैसे बहुत सारे यूनिट होते हैं, तो उसमें एमएसएमई का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एमएसएमई की इस बार की बजट में कहा गया है कि एमएसएमई को चैंपियन की तरह ग्रो कराना है, और वो चैंपियन की तरह कैसे ग्रो कराएगी, तो 3 तरह के सपोर्ट की बात की है। एक तो इक्विटी सपोर्ट देना है, मतलब क्या कि 10,000 करोड़ का एक ग्रोथ फंड बनाने वाली है एमएसएमईज के लिए। फिर क्या कह रहा है, सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड बनाएगा, उसमें जो कि पहले ही से बना है 2021 में ही, उसमें क्या करेगा 2000 करोड़ और उसमें टॉपअप करेगा, यानी कि 2000 करोड़ का और बजट को इनहांस करेगा इस बजट फाइनेंशियल ईयर में। तो इक्विटी सपोर्ट के रूप में ये देने वाला है एमएसएमईज को। फिर प्रोफेशनल सपोर्ट भी दिया जाएगा। प्रोफेशनल सपोर्ट में क्या आएगा, गवर्नमेंट फैसिलिटेट करेगी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन को, और वो इसलिए करेगी कि टायर 2 और टायर 3 टाउन में भी एमएसएमई जितने हैं उसको और इनहांस किया जाए, उसको और बूस्ट किया जाए। फिर लिक्विडिटी सपोर्ट भी करेगी, किसके द्वारा, ट्रेड्स के द्वारा। ट्रेड्स का यूज किया जाता है काफी हद तक, जो भी एमएसएमई अपने आप में पैसे का लेन देन करते हैं तो उसके लिए ट्रेड्स का यूज करते हैं, तो ट्रेड्स को भी काफी हद तक बहुत ज्यादा मतलब उसमें लिक्विडिटी के लिए बहुत इजी बनाया गया है और भी सुविधाजनक बनाया गया है। तो इस प्रकार से एमएसएमई के लिए 3 तरह की सपोर्ट की बात की गई है इस बार के बजट में। अब हम लोग देखेंगे सर्विस सेक्टर, ठीक है, ये दूसरा सेक्टर है। एक तो हो गया सेकेंडरी सेक्टर जिसमें हम लोग मैन्युफैक्चरिंग पे देखें, विशेष ध्यान है मैन्युफैक्चरिंग में, सब कुछ ध्यान दिया गया है, कंस्ट्रक्शन से लेके इलेक्ट्रॉनिक, सेमीकंडक्टर, सब कुछ। फिर हम लोग देख रहे हैं अब सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर में भी इस बार गवर्नमेंट का विशेष ध्यान है, क्योंकि गवर्नमेंट ये मानती है कि अगर एक सस्टेनेबल ग्रोथ हमको चाहिए, और हम लोग ये भी जानते हैं कि भारत का जो जीडीपी है उसमें 50% योगदान सर्विस सेक्टर का ही होता है, तो इसलिए भी सर्विस सेक्टर को इसको बूस्ट करना ही होगा गवर्नमेंट को, और उसी लिए इस बार के बजट में सर्विस सेक्टर का विशेष इसका ध्यान रहा है गवर्नमेंट का इस बार के बजट में। तो देखते हैं कि सर्विस सेक्टर से रिलेटेड क्या क्या इसने नया आज लाया है। तो इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है एक हाई पावर्ड कमिटी बनाई जाएगी, एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरप्राइजेस। ये कमिटी का रोल क्या होगा, ये कमिटी का रोल होगा जिस प्रकार से ये समस्या बढ़ती जा रही है इंडिया में जॉबलेस ग्रोथ की, कि लोगों के पास एजुकेशन तो हो जा रहा है लेकिन जॉब नहीं हो पा रहा है, तो एजुकेशन और जॉब को कैसे लिंक किया जाए उसके लिए एक कमेटी बनाई जाएगी, ठीक है। तो ये एक मुख्य इस बार का बजट में बात कहा गया है। फिर हम लोग क्या कह रहे हैं, हेल्थ के सेक्टर में क्या कहा जा रहा है कि एक इस्टेब्लिश करेगा न्यू एलाइड हेल्थ इंस्टीट्यूशन इन 10 सेलेक्टेड डिसिप्लिन। जैसे हेल्थ के सेक्टर में जो अलग अलग डिसिप्लिन होते हैं उनको एग्रीगेट करके एक एलाइड हेल्थ इंस्टीट्यूशन स्टार्ट करने वाला है, ठीक है। तो ये हेल्थ सेक्टर में इन्होंने बात किया है। केयर इकोसिस्टम बनाने वाला, ठीक है, केयर इकोसिस्टम बनाने वाला है। इसके लिए मल्टी स्किल्ड केयर गिवर, इसको भी इस बार
ट्रेन किया जाएगा। अब देखिए इंडिया में जैसे जैसे पॉपुलेशन अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे तो पॉपुलेशन मतलब कम क्यों जा रहा है, मतलब यंग पॉपुलेशन हमारा कम हो रहा है और ओल्डर पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो ओल्डर पॉपुलेशन के लिए केयरिंग आवश्यक हो जाती है। तो उसके लिए भी हम लोग इस बार मल्टी स्किल्ड केयर गिवर को ट्रेनिंग देने का काम करेंगे सर्विस सेक्टर में। फिर मेडिकल टूरिज्म में भी विशेष ध्यान है। हम लोग क्या कह रहे हैं, 5 हब बनाना है मेडिकल वैल्यू टूरिज्म बनाने के लिए, ठीक है। मेडिकल वैल्यू टूरिज्म में 5 हब बनाने की बात कर रही है मेडिकल टूरिज्म में। फिर आयुष सेक्टर में कह रहा है कि 3 न्यू ऑल इंडिया इंस्टीट्यूशन बनाना है आयुर्वेद का, ठीक है। आयुर्वेदा का 3 हमको क्या बनाना है इस बार का, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट बनाना है, वो जो कि आयुष सेक्टर में होगा। डिजाइनिंग के सेक्टर में न्यू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन बनाना है, कहाँ पे, ईस्टर्न इंडिया में, यानी ईस्टर्न इंडिया के किसी भी हिस्से में एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन बनने वाला है, ठीक है। और खेलो इंडिया जो स्पोर्ट्स पे, इस पर विशेष ध्यान है। मैन्युफैक्चरिंग में भी देखे थे कि स्पोर्ट्स पे विशेष गवर्नमेंट का ध्यान है स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग में, और इसने भी क्या किया है, खेलो इंडिया मिशन को, खेलो इंडिया मिशन के अंतर्गत स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बूस्ट करने का काम करेगी इस बार के फाइनेंशियल ईयर में। और क्या होगा, जैसे एजुकेशन के मामले में क्या कहा है, एस्टेब्लिश 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप बनाएगी नियर मेजर इंडस्ट्रियल एंड लॉजिस्टिक हब। इससे क्या होगा, जो भी लड़के पढ़ेंगे उसको आसानी से नजदीक के टाउनशिप या इंडस्ट्रियल एरिया में जॉब मिल सकता है, या उसका जो एजुकेशन होगा उसी के बेस पे होगा। तो इस प्रकार का 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप बनाने की बात कही गई है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट करिए। ये क्या कह रहा है, एक गर्ल्स हॉस्टल रहेगा इन एवरी डिस्ट्रिक्ट हायर एजुकेशन स्टेम इंस्टीट्यूट। स्टेम इंस्टीट्यूट के हायर एजुकेशन में प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में एक गर्ल्स हॉस्टल बनाने की बात कही गई है इस बार के बजट में। फिर क्या कह रहा है, 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप बनाना है नियर मेजर इंडस्ट्रियल एंड लॉजिस्टिक, वही बात कहा गया है इसमें भी, ठीक है। ये दोनों वही कॉपी हो गया है एजुकेशन का ही, ठीक है। अब क्या कह रहा है, 4 क्या करना है, टेलीस्कोप इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। टेलीस्कोप इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज का भी इस बार बात कही गई है बजट में। टूरिज्म की बात करें तो टूरिज्म में वही पायलट स्कीम, अप स्किल करना है गाइड्स को अप स्किल करना है कि कैसे अगर बाहर से विदेशों से कोई आता है तो उसको कैसे बेहतर से बेहतर हॉस्पिटैलिटी दिया जाए, तो इसके लिए हमको 10,000 गाइड्स को इस बार अप स्किल करना है, ठीक है। नेशनल डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रिड को क्या करना है, इस बार डेवलप करना है। उससे क्या होगा, सभी टूरिस्ट प्लेस पे एक डिजिटली डॉक्यूमेंट होगा उस प्लेस के बारे में जानने के लिए, ठीक है। इको सस्टेनेबल माउंटेन ट्रेन्स के बारे में, इको सस्टेनेबल माउंटेन ट्रेन भी स्टार्ट करने जा रही है इस बार के फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है। फर्स्ट एवर ग्लोबल बिग कैट समिट भी इस बार के बजट में इसकी चर्चा की गई है, कैट समिट भी होने वाला है। और क्या कहा गया है, ट्रांसफॉर्म करेंगे 50 आर्कियोलॉजिकल साइट इनटू वाइब्रेंट एक्सपेरिमेंटल कल्चरल डेस्टिनेशन, यानी कि आर्कियोलॉजिकल जितने भी साइट है उसको और हमको अच्छा से अच्छा बनाना है, जहां पे हम लोग ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और देखेंगे हम लोगों ने प्राइमरी सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर की बात कर ली है। अब एग्रीकल्चर सेक्टर में भी इस बार का गवर्नमेंट ने अलग से स्कीम लाया है, जैसे कोकोनट स्कीम की बात कर रहे हैं, कोल्ड स्टोरेज के लिए अलग बात की जा रही है कि उसके लिए क्रेडिट दी जाएगी। फिर ऑयल सीड स्कीम, नेशनल ऑयल सीड स्कीम जो पहले से चली आ रही है उसको भी फिर से कंटिन्यू किया जाएगा। इस बार का जो बजट रहा है वो हॉर्टिकल्चर पे भी विशेष ध्यान दिया गया है, इसके लिए डेडिकेटेड प्रोग्राम लाया जाएगा। एनिमल हस्बेंड्री में भी इस प्रकार का बजट में प्रावधान मतलब किया गया है एनिमल हस्बेंड्री के लिए। इस प्रकार से बहुत सारे हाई वैल्यू एग्रीकल्चरल जो गुड है उनको हम लोग जिसका वैल्यू एडिशन कर सकते हैं एक्सपोर्ट के लिए, उसके लिए विशेष ध्यान दिया गया है इस बार के बजट में। जैसे भारत विस्तार लाया जा रहा है, जिसमें कि हम लोग क्या कर सकते हैं, एक अपने एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को जितना ज्यादा से ज्यादा विस्तार कर सकते हैं उस पर ध्यान दिया जा रहा है। अब इसमें दूसरा जो पिलर है, जैसे पहला तो पिलर हो गया कि कैसे हम लोग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को सस्टेनेबल बनाएंगे। अब कहा जा रहा है जो फाउंडेशन ऑफ ग्रोथ है उसको कैसे स्ट्रेंथन किया जाए, तो उसमें ये बजट कह रहा है कि हमको इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना होगा। दूसरा क्या कह रहा है, लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी पे ध्यान देना होगा। तो इस बार का देखिए बजट इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ध्यान दे रहा है और एनर्जी पे बहुत ध्यान दे रहा है।
एनर्जी सिक्योरिटी स्टेबिलिटी पे बहुत ध्यान दे रहा है, ठीक है। फिर अर्बनाइजेशन, क्योंकि मान रहा है गवर्नमेंट कि अर्बनाइजेशन ही एक तरह का ग्रोथ का ड्राइवर बन सकता है, इसीलिए ये तीन मुख्य चीजें हैं जो कि ग्रोथ के फाउंडेशन के रूप में काम करेंगी। अब इससे रिलेटेड गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम लाई है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड लाया है, रियल एस्टेट एसेट्स ऑफ सीपीएसई थ्रू द डेडिकेटेड रिट्स, मतलब वो क्या करेगा, रियल एस्टेट का रिसाइकलिंग करने वाला है। न्यू डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर बनाया जा रहा है, ठीक है, और नया, ये तो पहले ही से चला आ रहा है, उसको और कुछ नया नया डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर को ऐड किया जाएगा। 12 न्यू नेशनल वाटरवेज को फिर से कंटिन्यू किया जाएगा, चलाया जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से सी प्लान वीजीएफ स्कीम भी इस बार लॉन्च किया जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह का एक पूर्वोदय जो स्कीम पहले से चला आ रहा था, डेवलपमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड ईस्ट कोस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, तो ये भी इस बार के बजट में एक मुख्य चीजें दी गई हैं, पूर्वोदय स्कीम। तो ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए कुछ गवर्नमेंट ने प्रोविजन लाया है। ये जो प्रोविजन है ये अर्बनाइजेशन के लिए, अर्बनाइजेशन को बूस्ट करने के लिए क्या कह रहा है, सिटीज के पोटेंशियल को हमको बढ़ाना है, उसके इकोनॉमिक पावर को बढ़ाना है। फोकस कहाँ रहेगा, टायर 2 और टायर 3 सिटीज में रहेगा, और एक मुख्यतः टेम्पल टाउन, जितने भी टेम्पल टाउन है उसका वो मेन फोकस रहने वाला है गवर्नमेंट के। ये देखिए ग्रोथ कनेक्टर्स की बात की जा रही है, ग्रोथ कनेक्टर 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाई जाएंगी। कहां कहां, बिटवीन कहां कहां, ये देखिए मुख्य रूप से ये देखिए मुंबई पुणे के बीच में, पुणे हैदराबाद के बीच में, हैदराबाद बेंगलुरु के बीच में, हैदराबाद चेन्नई के बीच में, चेन्नई बेंगलुरु, दिल्ली वाराणसी के बीच में भी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनेगा। फिर वाराणसी सिलीगुड़ी इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल पैसेंजर सिस्टम चलेगा। तो इस प्रकार से 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाया जाएगा अर्बनाइजेशन को बूस्ट करने के लिए। अब जो तीसरा इसका पिलर है वो है पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट, मतलब ऐसा डेवलपमेंट रहेगा जो कि पीपल सेंट्रिक हो, पीपल के ह्यूमन डेवलपमेंट को इनहांस कर सके, ठीक है। तो इससे रिलेटेड कुछ स्कीम लाई गई है, जैसे दिव्यांगजन कौशल योजना स्टार्ट की जाएगी, सेल्फ हेल्प इंटरप्रेन्योर के लिए भी उनके लिए क्रेडिट देने की बात कही गई है, उनको और इनहांस किया जाए, उनको और बूस्ट किया जाए, उसके लिए भी बात किया गया है। तो इसमें पहले ही से चली आ रही स्कीम से कुछ इसमें नया ऐड नहीं हुआ है। अब हम लोग लास्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है फिस्कल मैटर, इसकी हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। फिस्कल सिचुएशन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैसे सोच रही है, तो इसमें पहला जो आता है वो हम लोग जान रहे हैं कि 16 फाइनेंस कमीशन अब स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो 16 फाइनेंस कमीशन क्या कहता है, वर्टिकल शेयर की कितनी बात कर रही है, 41%, यानी कि 41% वर्टिकल शेयर की बात कर रही है 16 फाइनेंस कमीशन, तो उसको गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया है। दूसरी बात क्या है, 1.4 लाख करोड़ वो क्या करेगी, फाइनेंस कमीशन फाइनेंशियल ईयर 2027 में एज ए ग्रांट के रूप में देने वाली है, सभी स्टेट्स को ग्रांट के रूप में देती है। इसके अलावा ये जो वर्टिकल डिवोल्यूशन है ये अलग है 41%, इसके एडिशन में 1.4 लाख करोड़ का एक तरह का ग्रांट देने वाली है गवर्नमेंट, ठीक है। उस ग्रांट में रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड ग्रांट होने वाला है। इससे रिलेटेड जो डिटेल वीडियो है ना मैं अलग से लाने वाला हूँ, ये बस जो बजट में बताया गया है इसकी मैं आज बस चर्चा कर रहा हूं। फिर फिस्कल कंसोलिडेशन के लिए बात क्या कह रही है गवर्नमेंट, ये सब डेटा आपको ध्यान रखना है कि इस बार का बजट में क्या कहा गया, क्या टारगेट रखा गया। तो गवर्नमेंट ये कही है कि डेब्ट टू जीडीपी रेशियो को हमको 50+-1 पे लेते आना है 2030 तक। 2030 तक अपने डेब्ट टू जीडीपी रेशियो को 50+-1 तक लाना है। फिर क्या कर रही है, जो डेब्ट टू जीडीपी रेशियो है इस बार का जो एस्टिमेशन है वो 55.6% है, यानी कि इस बार का जो बजट एस्टिमेट है 2026-27 का इसमें 55.6% पे है। लेकिन इसको पहले कब था, जब इस बार का इससे पिछले बार का जो बजट था उसमें जो रिवाइज एस्टिमेट बना है वो 56.1% का बना है, लेकिन इससे रिड्यूस करके इस बार का बजट एस्टिमेशन किया गया। अर्थात जैसे मान लीजिए ये 2025-26 का बजट इससे पहले वाला था, तो उसका जो रिवाइज एस्टिमेट आया है उसमें कितना है 56.1%, और इस बार कितना एस्टिमेट किया गया, इस बार इस साल के बजट में 55.6%, यानी कि इससे हम लोग क्या किए हैं, डेब्ट टू जीडीपी रेशियो को रिड्यूस किए हैं। फिस्कल डेफिसिट क्या है, जो कि रिवाइज एस्टिमेट 2025-26 है और बजट एस्टिमेट
बजट एस्टिमेट 2025-26 के बराबर ही रहा है। मतलब हमने जो एस्टिमेट किया था पिछले साल के बजट में और जो रिवाइज्ड हुआ है वो सेम रहा है 4.4% से, यानी कि हम लोग अपना इस बार का डेफिसिट को बढ़ाए नहीं है, उसी पे बैलेंस करके रखे हुए हैं। लेकिन हम लोगों ने टारगेट क्या बनाया है इस बार के बजट एस्टिमेट में, फिस्कल डेफिसिट का टारगेट 4.3%, यानी 4.4% से डिक्रीज करके 4.3% ऑफ जीडीपी लाने का इस बार हम लोगों ने लक्ष्य रखा है। ठीक है, ये डेटा कुछ आप लोगों को ध्यान में रखने के लिए है। अब हम लोग आते हैं रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर वाले हिस्से पे। ये एक मुख्य बजट का हिस्सा होता है। तो याद रखिए इस बार का जो टोटल रिसिप्ट है गवर्नमेंट का वो 53 लाख करोड़ का होने वाला है। ये टोटल अमाउंट कितना है 53 लाख करोड़, 53,47,315 लाख करोड़ का पूरा इस बार क्या होने वाला है टोटल रिसिप्ट होने वाला है। अब जो हमारा टोटल रिसिप्ट होता है वो दो हिस्से में डिवाइड किया जाता है, एक होता है कैपिटल रिसिप्ट और दूसरा क्या होता है रेवेन्यू रिसिप्ट। तो जो रेवेन्यू रिसिप्ट है वो टोटल रिसिप्ट का कितना परसेंट हिस्सा होने वाला है तो 66.01%। वही जो कैपिटल पार्ट होने वाला है वो 33.84% होने वाला है। और अगर अमाउंट में देखें रियल वैल्यू में देखें तो ये तो 53 लाख करोड़ का है और जो कैपिटल रिसिप्ट होगा वो 18 लाख करोड़ का होगा। वहीं जो रेवेन्यू का रिसिप्ट होगा वो 35 लाख करोड़ का होने वाला है। ठीक है, 35 लाख करोड़ में जो ये है 28 लाख करोड़ ये टैक्स रेवेन्यू है और 6.66 लाख करोड़ ये क्या है नॉन टैक्स रेवेन्यू है। ठीक है, अब आप ये देख रहे होंगे कि जो हमारा कैपिटल रिसिप्ट है वो पिछले साल के रिवाइज एस्टिमेट से बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। तो हम लोग ये लक्ष्य रखे हुए हैं कि अपना इस बार के कैपिटल रिसिप्ट को बहुत ज्यादा बढ़ाना है। सेम उसी तरह रेवेन्यू रिसिप्ट में भी टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू को भी हम लोग बढ़ा के रखने का लक्ष्य रखे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा टोटल रिसिप्ट 53 लाख करोड़ का होने वाला है। फिर अगर हम लोग बात करें जो रिसिप्ट है उसमें क्या है, एक तो सेंट्रल का नेट टैक्स रेवेन्यू है, एक नॉन टैक्स रेवेन्यू है। ठीक है, तो ये क्या है, ये है टैक्स रेवेन्यू और ये है नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो ये दोनों मिला के हमारा टोटल रेवेन्यू का रिसिप्ट होने वाला है। ठीक है, और ये देखिए ये बात कही जा रही है नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट। तो ये दोनों मिला के क्या होता है, ये दोनों मिला के रेवेन्यू रिसिप्ट होता है और ये जो होता है वो कैपिटल रिसिप्ट का पार्ट होता है। और कैपिटल रिसिप्ट का एक हिस्सा और होता है जिसको बोलते हैं डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट, डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, तो डेप्ट जो कैपिटल रिसिप्ट हो वो दो हिस्से में, नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट और डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, तो नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट कितना होने वाला है 1.2 लाख करोड़ का होने वाला है। ठीक है, तो ये सब डेटा आपको मुख्य रूप से ध्यान में रखना है। अब हम लोग बात कर लिए क्या रिसिप्ट, कहां से पैसे आएंगे सरकार के पास, अब सरकार उसको खर्चा कैसे करने वाली है। पहली बात तो याद रखिए जितना रिसिप्ट होगा उतना ही खर्चा होने वाला है। तो एक्सपेंडिचर भी कितने का होगा 53 लाख करोड़ का ही लगभग होने वाला है। तो अब इसमें एक्सपेंडिचर भी दो पार्ट में हो जाता है, पहला रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दूसरा होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। यहाँ पे गवर्नमेंट ने इस पर क्या यूज किया है इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर यूज किया है। तो इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, देखिए यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस ग्रांट फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर। मतलब ऐसा रेवेन्यू ग्रांट जिसका यूज हम लोग किस लिए करेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए करेंगे। तो उसको जब हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर वाले हिस्से में ऐड कर देते हैं तब हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना हुआ 67.9%, वहीं जो इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो 31.9%। ठीक है, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, कैपिटल एक्सपेंडिचर में हम लोग जब ग्रांट को ऐड कर देते हैं तब आता है इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर। या यहाँ पे ध्यान दीजिए हमने क्या यहाँ पे लिखा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या क्या होता है इंटरेस्ट पेमेंट होता है प्लस ग्रांट फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। ये पूरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है ये दोनों को मिला के होता है। तो ये वाला जो हिस्सा है ये वाला हिस्सा, इस वाले हिस्से को जब हम लोग यहाँ पे ला देते हैं तो हो जाता है इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो हम लोग समझे जो एक्सपेंडिचर उसका दो हिस्सा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक है इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो क्या रहने वाला है कितना परसेंट 67.9% और 31.9%। अमाउंट में अगर देखेंगे तो इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर 17 लाख करोड़ के बराबर का होने वाला है और जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो 41 लाख करोड़ के बराबर का होने वाला है। हमेशा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर से ज्यादा ही होता है इंडिया में।
अब हम लोग बात करें एक्सपेंडिचर, मेजर आइटम में कितना एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट करने वाली है, तो देखिए सबसे बड़ा अमाउंट ट्रांसपोर्ट में देने वाली है, लगभग 6 लाख करोड़ के बराबर। फिर उसके बाद डिफेंस का दूसरा नंबर किसका है, पहला नंबर ट्रांसपोर्ट में, दूसरा डिफेंस में, ठीक है, लगभग 6 लाख करोड़ का है। रूरल डेवलपमेंट में इस बार तीसरे नंबर पे है, जो कि लगभग 3 लाख करोड़ का है। फिर होम अफेयर पे चौथे नंबर पे, एग्रीकल्चर 5वें नंबर पे आता है। तो हमको लगभग 1 से 5 तक ध्यान रखना होता है कि कितना गवर्नमेंट ने खर्च किया है। तो 1 से 5 में हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर भी आ गया है। सेकेंड नंबर पे डिफेंस है। एजुकेशन में देखिए, एजुकेशन 6ठे नंबर पे है और इसमें गवर्नमेंट ने लक्ष्य क्या रखा है, कितने खर्च करने का, 1,39,00,000 करोड़ का, 39,000 करोड़ का लक्ष्य रखा है एजुकेशन पे खर्च करने का। और ये देखिए एनर्जी पे भी इस बार 7वें नंबर पे एनर्जी सेक्टर आ गया है, जिसमें हम लोग 1,04,000 करोड़ लक्ष्य रखे हुए हैं खर्च करने के लिए, ठीक है। इसके साथ साथ आईटी, अर्बन, सोशल वेलफेयर, साइंटिफिक डिपार्टमेंट, इन सब पे हम लोग लक्ष्य रखे हुए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करने वाली है। अब हम लोग बात करते हैं कि जैसा हमने बात किया कि गवर्नमेंट ने रिसिप्ट लिया, रिसिप्ट को हमने रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट बांटा, फिर एक्सपेंडिचर को भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर बांटा। अब बात करते हैं भारत सरकार जो पैसा आता है वो कहाँ कहाँ से आता है। तो भारत सरकार को जो पैसा आता है ना, वो मुख्यतः सबसे ज्यादा जो हिस्सा होता है वो बोरोइंग से आता है। बोरोइंग से 24% ऑफ अमाउंट आता है। जैसे अगर 1 रुपया भारत सरकार कमा रही है तो उसका जो 24% हिस्सा है वो कहाँ से, बोरोइंग से ला रही है। लेकिन बोरोइंग को अगर हटा दिया जाए, अगर हम लोग बस टैक्स की बात करें, तो टैक्स में सबसे ज्यादा जो अमाउंट है वो है इनकम टैक्स से। मतलब इस बार जो भारत सरकार का रिसिप्ट है वो सबसे ज्यादा इनकम टैक्स से आने वाला है, ये पहले नंबर पे रहने वाला है। दूसरे नंबर पे क्या रहेगा, कॉर्पोरेशन टैक्स। कॉर्पोरेशन टैक्स कितना, दूसरे नंबर पे रहेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख रहे होंगे जीएसटी एंड अदर टैक्स, यानी कि जीएसटी इस बार तीसरे नंबर पे चला गया है, ठीक है। पहले नंबर पे इनकम, दूसरे नंबर पे कॉर्पोरेशन टैक्स एंड तीसरे नंबर पे जीएसटी एंड अदर टैक्सेस। इसके बाद हम लोग देख लेंगे चौथे नंबर पे होगा नॉन टैक्स रेवेन्यू, फिर उसके बाद हम लोग यूनियन एक्साइज, फिर कस्टम, फिर नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट। तो ये हमको रुपीज, अगर भारत सरकार को 1 रुपया भी आ रहा है तो उसका क्या ऑर्डर है ये आपको ध्यान में रखना होता है। फिर अगर जो पैसा आया तो भारत सरकार उसको खर्च कैसे करती है, तो उसके लिए जो सबसे ज्यादा अमाउंट भारत सरकार का खर्च होता है वो होता है स्टेट शेयर ऑफ टैक्स। मतलब अपना जितना भी अमाउंट है उसका 22% हिस्सा वो क्या करती है, स्टेट में शेयर कर देती है एज ए टैक्स के रूप में, ठीक है। स्टेट जो टैक्स, टोटल टैक्स कलेक्शन होता है उसमें स्टेट शेयर हिस्सा होता है, वो सबसे बड़ा एक्सपेंडिचर खर्चा होता है 22%। फिर अगर इसको हटा दिया जाए, इस हिस्से को हटा दिया जाए, तब तो सबसे बड़ा जो अमाउंट खर्चा होता है, जो अभी भी भारत सरकार के लिए बहुत मुद्दा बना हुआ है, वो है इंटरेस्ट पेमेंट। इंटरेस्ट पेमेंट में अभी भी 20% ऑफ अमाउंट हम लोग खर्चा करते हैं, तो इंटरेस्ट पेमेंट अभी भी पहले नंबर पे है। इसके बाद किसका नंबर आता है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम का, ये दूसरे नंबर पे है सेंट्रल सेक्टर स्कीम, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, डिफेंस पे, यानी कि डिफेंस पे धीरे धीरे गवर्नमेंट का ध्यान बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। तो ये तीसरे नंबर पे, एक्सपेंडिचर के मामले में डिफेंस तीसरे नंबर पे आ जाता है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, 8% अमाउंट खर्च होता है। फिर इसके बाद फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर और अदर एक्सपेंडिचर 7% के बराबर है। तो ये ऑर्डर थोड़ा आपको ध्यान में रखना होगा कि भारत सरकार कैसे खर्च करती है अपने पूरे बजट को। फिर हम लोग आते हैं डेफिसिट ट्रेंड का। जैसे भारत सरकार को जो रिसिप्ट आया, आय आया और उन्होंने जो खर्च किया उसमें कोई डिफरेंस हो जाता है, यानी कि आय कम ही होता है और खर्चा गवर्नमेंट ज्यादा दे देती है, ज्यादा कर देती है, तो एक डेफिसिट बन जाता है। तो वो डेफिसिट का क्या ट्रेंड रहा है उसकी हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं। जैसे पहला है फिस्कल डेफिसिट। तो फिस्कल डेफिसिट में इस प्रकार इस बार का जो बजट एस्टिमेट है वो कितना है, 4.3% का है, ठीक है। फिस्कल डेफिसिट को अगर नॉर्मली हम लोग बोले तो क्या होता है, ये जितने भी गवर्नमेंट बोरोइंग लेती है और अदर लायबिलिटीज जो होती है वही फिस्कल डेफिसिट कहलाता है, ठीक है। मतलब आय, अगर हम लोग मान लीजिए खर्चा 10 रुपए की है, आय 8 ही रुपया है, तो जो 2 रुपए का डिफरेंस है वो हम लोग क्या करेंगे, उधार लेंगे, तो यही 2 रुपया क्या कहलाता है, फिस्कल डेफिसिट कहलाएगा। तो ये फिस्कल डेफिसिट इस बार 4.3% ऑफ टोटल जीडीपी रहने वाला है।
फिर हम लोग बात करें रेवेन्यू डेफिसिट की, तो रेवेन्यू डेफिसिट इस बार कितना होगा 1.5%। रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू रिसिप्ट को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से जब हम लोग बैलेंस करने की कोशिश करते हैं तो उसमें जो डेफिसिट बनता है उसको हम लोग कहते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। ये 1.5% रहने वाला है। फिर अगर बात करें प्राइमरी डेफिसिट की, तो प्राइमरी डेफिसिट 0.7% का टारगेट इस बार गवर्नमेंट ने रखी है। तो प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है कि जितना रुपए हम लोग उधार ले रहे हैं, जैसे हमने 10 रुपया खर्चा कर दिया और 8 रुपया हमारा आय है, 2 रुपए का डिफरेंस हुआ, तो 2 रुपया फिजिकल डेफिसिट हुआ। अब उस 2 रुपए में हम मान लीजिए 1 रुपया इंटरेस्ट पेमेंट के लिए खर्च कर रहे हैं, तो हमारे पास बचा 1 रुपया, तो 1 रुपये में रियली हम लोग यूज कर सकते हैं। तो हम लोग उसी 1 रुपये को प्राइमरी डेफिसिट बोलते हैं। प्राइमरी डेफिसिट मतलब जितना फिजिकल डेफिसिट, उसमें से जितना अमाउंट इंटरेस्ट पेमेंट के लिए पे कर दिया गया, उसके बाद जो बचा उसको हम लोग प्राइमरी डेफिसिट कहते हैं। तो प्राइमरी डेफिसिट का टारगेट कितना है, 0.7% है। फिर बात आती है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। यहाँ है रेवेन्यू डेफिसिट, यह है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। इसका कितना परसेंट है, ये 0.3% का टारगेट रखा गया है। ये कैसे आता है, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट में से उस अमाउंट को माइनस कर लेते हैं जो कि हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए ग्रांट में देने का काम किए, तो उसको जब हम लोग घटा देंगे तब हमको जो रेवेन्यू डेफिसिट आएगा वो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट आएगा। तो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट 0.3% है। तो इसका अगर हम लोग ऑर्डर देखेंगे तो सबसे ज्यादा क्या रहता है, फिजिकल डेफिसिट रहता है, सबसे ज्यादा फिजिकल डेफिसिट रहेगा, उसके बाद रेवेन्यू डेफिसिट रहेगा, फिर उसके बाद क्या रहेगा, प्राइमरी डेफिसिट रहेगा, फिर इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट रहेगा। तो ये एक ऑर्डर बनता है पूरा डेफिसिट, गवर्नमेंट के डेफिसिट का। फिर हम लोग बात करें फाइनेंशियल सेक्टर का, एक नॉर्मल, ये फाइनेंशियल सेक्टर एक्चुअली में बैंकिंग और सेकेंडरी मार्केट से रिलेटेड होगा। तो इसमें ये बात कहा गया है एक हाई लेवल कमेटी बनाएगा बैंकिंग के लिए, ठीक है, मतलब कैसे इंडिया को डेवलप किया जाएगा उसके लिए बैंकिंग का अहम रोल होता है, तो उसके लिए एक हाई लेवल कमेटी बनाने की बात कही गई है। उसके बाद ये वही है, अमृत स्कीम को कंटिन्यू किया जाएगा, फिर म्यूनिसिपल बॉन्ड, फेमा से रिलेटेड कुछ रिफॉर्म की बात कही गई है, मतलब बैंकिंग सेक्टर में कुछ कुछ रिफॉर्म की बात कही गई है इस बार के बजट में। तो इस प्रकार से एक मोटा मोटी हम लोग बजट इस बार का किस थीम से आया है और बजट में क्या क्या मुख्य रूप से दिया गया है वो हम लोग आज के क्लास में चर्चा कर लिए। अब जो बजट में कुछ थ्योरेटिकल पार्ट्स होते हैं, उस थ्योरेटिकल पार्ट्स के लिए हम लोग कुछ अलग अलग कॉन्सेप्ट अलग अलग वीडियो में लाते रहेंगे। उसके लिए आप मेरे द क्लासरूम शिक्षा से बने रहिए, आप एक एक कॉन्सेप्ट यहाँ एक बेहतर ढंग से सीख के जाओगे। थैंक यू एंड वेरी मच। और एक बात और, आज का क्लास जितना भी हो, बजट का हमने जितना भी एनालिसिस किया, ये मेरा एक एनालिसिस रहा है। बजट में गवर्नमेंट ने जो दे दिया वही हमने आपके सामने हमने रख दिया, लेकिन इसके साथ ही ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप इस बजट के बारे में क्या सोचते हैं। तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में ये बताना ना भूलिए कि ये बजट से आप किस प्रकार से सहमत है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ये ना भूलें। थैंक यू एंड वेरी मच।